Good evening, bachcho. Welcome to the MPedia. So we are discussing Indian polity and constitution. Yesterday we have taken one lecture and we have discussed introduction of Indian polity. That what chapters are there in the Indian polity and what are the topics that are important for the exam point of view and what are the chapters and subtopics included in Indian constitution. So today is the second lecture and today we are going to discuss historical evolution of the Indian constitution, that how the Indian constitution has evolved. So let's start today's lecture. Okay. See, before taking the historical background of the Indian constitution, let us discuss the meaning of polity. That actually what is the meaning of the polity? See, the term polity is a Greek word. Okay, it has originated from the Greek word which means the police state. ये specify किया गया है derived from the Greek word which is derived from the polity is a Greek word जिसका मतलब होता है पुलिस और द सिटी स्टेट. द सिटी स्टेट पुलिस मतलब द सिटी स्टेट. अब इसका जो सबसे पहले पॉलिटी एज सच इन द जो वर्ड है वो फर्स्ट टाइम ओरिजिनेटेड हुआ था. इसका फर्स्ट टाइम कंसीव्ड किया गया था इन द वेस्टर्न बाय द वेस्टर्न फिलोसॉफिकल थिंकर जिसका नाम था एरिस्टोटल. सो एरिस्टोटल इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस. अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें तो मनुस्मृति इज कॉल्ड एज द इंडियन फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस. और उसकी जो बुक है मनुस्मृति, उनकी जो बुक है मनुस्मृति इज नोन एज फर्स्ट बुक ऑफ लॉ इन इंडिया. ओके, फर्स्ट बुक ऑफ मनुस्मृति की जो मनुस्मृति जो है बुक एक, उसको बोला जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ इन इंडिया. Later on various scholars like Kautilya have written in its book अर्थशास्त्र जो बात करते हैं इंडियन पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स एंड डायमेंशन के रिगार्डिंग पे. ओके, देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स द लेट्स डिस्कस व्हाट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान का मतलब क्या होता है? सी, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन मींस इट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स जिसका मतलब होता है कि जो सोसाइटी को गवर्न करने के लिए यूज किया जाता है. सो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि इट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ द रूल. ओके, टू गवर्न द सोसाइटी, जिसका मतलब है कि ह्यूमन सोसाइटी को, ह्यूमन सिविलाइजेशन को कैसे गवर्न करना है. तो ये जो सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, उसको लिखित रूप से, रिटन रूप से, वेदर इट इज इन द रिटन फॉर्म और नॉन रिटन फॉर्म, उस सभी रूल्स का कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. सो और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? टू मेंटेन सोशल हार्मनी, टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, टू प्रमोट सोसाइटी में कोहेजन होना चाहिए. सो ऑल दिस आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन ए कंट्री. ठीक है, द रूल्स फॉर लिविंग इन द सोशल हार्मनी. ओके, रूल्स फॉर द सोशल हार्मनी मेंटेन करने के लिए, पीस मेंटेन करने के लिए इन सोसाइटी में. ठीक है, सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, नेशनल इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए. ठीक, तो इन सभी चीजों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड. ठीक, फॉर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, see, in legislative in any country, now the question arise होता है कि किसी भी कंट्री में लॉ बनाता कौन है. सो द लेजिस्लेटिव पार्ट देखिए, किसी भी कंट्री में एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में 3 पिलर्स होते हैं. वन इज द लेजिस्लेटिव, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव एंड द थर्ड इज अ जुडिशरी. ठीक है, अब इन 3 ऑर्गन्स में से हर 3 ऑर्गन का अपना अपना फंडामेंटल वर्क डिवाइडेड होता है. तो जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन होती है उसका मेन एस्पेक्ट रहता है टू फॉर्म और टू फॉर्मुलेट ए लॉ. ओके, कि लॉ बनाया जाए ताकि जो इंडिया का गवर्नेंस सिस्टम है, किसी भी कंट्री का गवर्नेंस सिस्टम है, उसको मेंटेन किया जा सके. ठीक है, तो एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर, उसको बोला जाता है दे आर कॉल्ड एज लॉ. ठीक, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या जरूरी है किसी भी लॉ को मेंटेन करने के लिए किसी भी सोसाइटी में. सो व्हाट इज द नेसेसिटी, व्हाई डू वी एक्चुअली नीड ए लॉ? टू promote society so that society can be regulated with a properly. Okay, to promote
to protect the property and the integrity of the India. ठीक है, टू प्रमोट एवरीवन इन द सोसाइटी बिहेव्स इन द नेशनल हार्मनी में बिहेव करे और पीस में मेंटेन रहे. सो इन ए नटशेल हम ये कह सकते हैं कि सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लॉ क्या है, एक ग्लू की तरह काम करता है जो कि सभी ह्यूमन सिविलाइजेशन को, एक सोसाइटी में जो रहने वाले हैं उनको एक साथ जुट करके रखने की काम के लिए बात करता है. सोशल कोहेजन मेंटेन करता है, एक साथ एकजुटता का काम करता है. ओके, यहां पे लिखा है ना, द लॉ हैव बीन द ग्लू दैट हैज बीन केप्ट इन द सोसाइटी टुगेदर. विदाउट द लॉ देयर वुड हैव बीन ऑर्डरलेस सोसाइटी और केओस पूरा मेंटेन हो सकता है. ठीक, सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ इन एनी कंट्री. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. ठीक, देयरफॉर इन जनरल हम लोग बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड. ओके, अब देखिए वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है. देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का मेनली ये मतलब है कि किसी भी गवर्नमेंट के फंक्शन को लिमिट कर सके. अगर जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके पावर्स एंड फंक्शंस को लिमिट करके रखता है. इसीलिए वी कॉल्ड एज ए लिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट को बोला जाता है एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट. वाई द पावर एंड द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड एंड रेगुलेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो यहां पे लिखा है ना कि द रिटन सेट ऑफ प्रिंसिपल, और ये क्या है, कंटेंट लॉ विच डिटरमाइंस एंड डिस्क्राइब द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, उसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन. सी the determine formation of the government and the relationship between the citizen and the government is called as the city constitution. Okay, so we have discussed what is the constitution, why there is a necessity and the need for the constitution, what is the law and who makes the law, and what is the relationship between the constitution, government and the citizenship. So we have discussed all these things recently. So now discussing the historical background of the Indian constitution, that how Indian constitution has evolved historically. ठीक है, तो सिंस वी नो इन हिस्ट्री, ये इसका जो हम लोग ये पार्ट डिस्कस करेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे. ये हिस्ट्री का पार्ट है जो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको डिस्कस किया जाएगा. बट राइट नाउ वी विल डिस्कस ओनली दोस एस्पेक्ट्स व्हिच आर रिलेटेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो historical background of Indian constitution. As we know that East India Company came into 1680 AD as a trading company. Then from 1757 it became an administrative body. Okay, so हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को दो भाग में हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं कि पहला जो है कंपनी रूल जो 1773 से 1758 तक चलेगा. ओके, एंड द सेकंड एस्पेक्ट वी विल डिस्कस द क्राउन रूल जो कि स्टार्ट होता है 1858 से लेके 1947 तक, और उसके बाद इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट. ओके, सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल. फर्स्ट एक्ट जो आता है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773. अब देखिए इसके बाद इसका बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ था एक्चुअली में. हमें पता है 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था. उसके बाद क्या हुआ कि 1765 में इलाहाबाद की ट्रीटी साइन हुई और जो बंगाल नवाब ऑफ बंगाल थे सिराजुद्दौला, उसको डिफीट कर दिया गया था. देन क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बंगाल का दीवानी राइट्स हो गया. दीवानी राइट्स मतलब कि द राइट टू कलेक्ट द टैक्सेस. अब वो आ गया रॉबर्ट क्लाइव के अंदर. जो ऑफिशियल्स थे, जो ऑफिशियल्स थे ब्रिटिश के, उनका नाम क्या था, रॉबर्ट क्लाइव, उनके अंडर में. सो पहला स्टेप ये जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था. पहला स्टेप क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773. ओके, अब उसके फीचर्स क्या क्या हैं इन ब्रीफ में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या फीचर्स हैं. ओके, सो
पहला फीचर्स क्या है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, इस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो डेजिग्नेशन है उसको चेंज करके क्या बना दिया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक, गवर्नर ऑफ बंगाल वाज मेड एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। तो ये पहला एमसी क्वेश्चंस बन जाता है हमारे जो एग्जाम्स होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सो हिज नेम वाज द लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, और दूसरे फीचर्स क्या थे इस एक्ट के अंदर, तो इसमें क्या हुआ था कि जो गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसको बना दिया गया था और प्लस 4 मेंबर को अपॉइंट किया गया था ताकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट कर सके इन द सेंस उनकी उसकी मदद कर सके। सो एग्जीक्यूटिव गवर्नर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया था, वाज एस्टेब्लिश्ड विद 4 मेंबर। क्यों, व्हाट वाज द रीजन, टू असिस्ट द गवर्नर। ओके, थर्ड फीचर क्या था कि सेंट्रलाइजेशन क्या होना शुरू हो गया था। अब सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या था, सी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। अब इसके सबऑर्डिनेट में जो प्रोविंसेस थे, ठीक है, कहां के, मद्रास के और बॉम्बे के, उनको इसके सबऑर्डिनेट में ला दिया गया था। द एडमिनिस्ट्रेशन वाज सेंट्रलाइज्ड, फॉर एग्जांपल मद्रास एंड द बॉम्बे प्रेसिडेंसी वाज मेड सबऑर्डिनेट टू द बंगाल प्रेसिडेंसी। ओके, ये थर्ड फीचर है। देन फोर्थ फीचर क्या था कि सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द 1773 इन द बंगाल। ओके, ठीक, तो ये 4-5 फीचर्स हैं। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूछ लेते हैं और पूछा जाता है इन वेरियस एग्जाम्स की, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो द आंसर विल बी द वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, सो नेक्स्ट एक्ट इज पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या हुआ था कि जो कंपनी है, अब देखिए कंपनी है उसके दो एस्पेक्ट्स, किसी भी कंपनी के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, वन इज कमर्शियल एस्पेक्ट्स एंड सेकंड वन इज पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो कंपनी का जो है कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस क्या हुआ था, सेपरेट कर दिया गया था। ओके, अब इसमें क्या हुआ कि जो कमर्शियल एस्पेक्ट्स है उसको रेगुलेट करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट किए गए थे, और जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं जो कि गवर्न होते थे कहां से, ब्रिटिश पार्लियामेंट से, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल अपॉइंट किए गए थे। सो इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है, वेरियस एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो किस एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को सेपरेट किया गया था। सो द आंसर विल बी द पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ओके, देन द थर्ड नेक्स्ट एक्ट इज चार्टर एक्ट 1833। अब इसमें क्या हुआ था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, हमने पढ़ा था कि रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर ऑफ बंगाल को चेंज करके, जो उसकी डेजिग्नेशन थी गवर्नर ऑफ बंगाल को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया था। ठीक है, तो इस चार्टर एक्ट 1833 में क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट डेजिग्नेशन जो है उसको चेंज करके क्या बना दिया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्या बनाया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एंड हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू बिकम ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, द पर्सन वाज लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें स्टार भी मैं मार्क कर दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वेरियस एग्जाम्स के लिए कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, या फिर ये पूछ सकता है कि हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। याद रखना, यहां पे बंगाल में बार बार रिपीट कर रहा हूं एंड यहां पे इंडिया रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, तो the person was the Lord William Bentinck was the first governor general of India. Then अब एक जो यहां पे क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का सेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया। अब गवर्नर जनरल ऑफ एक सेम पर्सन को उस पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अभी तक क्या था कि एक ही पर्सन, वो जो सेम पर्सन था वो केवल बंगाल तक सीमित था और मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसीज को उसका सबऑर्डिनेट कर दिया गया था। बट नाउ दैट डेजिग्नेशन हैज बीन चेंज्ड एंड इट हैज बीन चेंज्ड टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी
लॉ बनाने की उसको डिप्राइव कर दिया गया था। अब क्या था कि बॉम्बे और मद्रास को के भी जो लॉ बनेंगे वो कौन बनाएगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब कि जो बॉम्बे और मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी उनके लॉ बनाने की जो पावर थी उसको ले लिया गया था, छीन लिया गया था। ओके, देन थर्ड पॉइंट इज, थर्ड फीचर इज इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कमर्शियल बॉडी। ठीक, और वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो प्योरली क्या बन गई? इट बिकेम ए प्योरली ए एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ठीक, और इसने बस एक जो ये इंट्रोडक्शन आया था इस एक्ट में, इट ट्राइड टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर द सिविल सर्विस। बट ये जो फीचर था ये कभी एज सच मतलब लागू कभी नहीं हुआ, केवल एक्ट में बस रह गया, ऑन पेन एंड पेपर रह गया, बट इसको कभी एग्जीक्यूट नहीं किया गया। ठीक है, इस एक्ट में। अब इसका एग्जीक्यूशन जो है ओपन कंपटीशन फॉर द सिविल सर्विसेज, वो इसके बाद जो चार्टर एक्ट 1853 में आएगा, 54 में आएगा, वहां से शुरू हो गया होता है। ठीक, नाउ चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1853। अब इसमें क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल होता है उसके पास पहले क्या थी कि जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है उसका लॉ बनाने वाला, और एग्जीक्यूटिव फंक्शन है जो लॉ को इंप्लीमेंट करने वाला, दोनों फंक्शन को क्या कर दिया गया? सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, सेपरेट। अभी तक क्या होता था कि जो लेजिस्लेटिव फंक्शन था और एग्जीक्यूटिव फंक्शन था दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया गया, मर्ज करके रखा गया था। बट नाउ फ्रॉम दिस एक्ट जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन था और लेजिस्लेटिव फंक्शन था दोनों को अलग कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया था। बोथ लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव फंक्शन वर द सेपरेटेड। ठीक, और इसने क्या किया? इस एक्ट में ओपन कंपटीशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस। ठीक है, ओपन कंपटीशन शुरू कर दिया गया था। अभी जस्ट पीछे वाली स्लाइड में मैंने बताया था कि इट इंट्रोड्यूस, बट केवल इंट्रोड्यूस होकर रह गया था, इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ था कि ओपन कंपटीशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज। बट फ्रॉम दिस एक्ट, चार्टर एक्ट 1853, ओपन कंपटीशन ऑफ द सिलेक्शन फॉर द सिविल सर्विसेज वाज इंट्रोड्यूस। ओके, सो हियर कम्स द एंड ऑफ द किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल, जो 1773 से स्टार्ट हुआ था 1857 तक, 15 तक चला। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है कि हमें पता है कि 1857 में क्या हो गया कि 1857 में रिवोल्ट होता है। अब जब रिवोल्ट होता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ऑफिशियल्स को बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। उनकी बहुत ज्यादा गवर्नमेंट मशीनरीज है और वेरियस एस्पेक्ट्स उसको नुकसान होता है। मेनी ब्रिटिश सोल्जर्स वर किल्ड। ठीक, बहुत व्यापक भयानक रूप से रिवोल्ट होता है। देन व्हाट हैपन कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको क्या है? अबॉलिश कर दिया गया, और जो इंडियन गवर्नेंस सिस्टम था उसको डायरेक्टली हेड कर लिया किसने? ब्रिटिश क्राउन ने। तो यहां पे क्या चालू होता है? क्राउन रूल स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। क्राउन रूल स्टार्ट्स फ्रॉम 1858 टू टिल 1947, जो कि इंडिपेंडेंस है। तो ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करते हैं अभी इस एस्पेक्ट्स में। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 दिस एक्ट इज आल्सो नोन एज गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया। किसी भी क्वेश्चंस में पूछ लेगा कि विच एक्ट इज नोन एज गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो दैट एक्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ओके, देन द कंपनी रूल, अभी मैंने जस्ट बताया कंपनी रूल का एंड हो गया था, केम टू एन एंड आफ्टर द 1857 रिवोल्ट एंड ट्रांसफर द पावर टू द गवर्नमेंट ऑफ द ब्रिटिश अंडर ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, ये चीज हम लोग डिस्कस कर लिया अभी। और इसमें क्या हुआ था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था किस एक्ट में बनाया गया था? इट वाज मेड इन द चार्टर एक्ट 1833। हमने अभी जस्ट डिस्कस किया। ठीक है, उसकी पोस्ट और उसके डेजिग्नेशन को चेंज कर दिया गया कि कहां? किसमें? वॉइस रॉय में चेंज कर दिया गया। ठीक है, इट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू द वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, और कौन हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू बिकम ए वॉइस रॉय? द पर्सन वाज लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, या फिर ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु वाज द लास्ट पर्सन टू बिकम ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? उस पर्सन का नाम क्या है? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, या फिर सिंपली ये पूछ सकता है हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू बिकम ए वॉइस रॉय? द आंसर विल बी लॉर्ड कैनिंग। देखिए, अब इसके बाद हम लोग थोड़ा एक ब्रीफ में ये देखते हैं कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है और वॉइस रॉय दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर क्या है? तो इसका एक सीधा एग्जांपल से मैं बात करता हूं कि
वाइस प्रेसिडेंट को हम लोग जानते हैं, वाइस प्रेसिडेंट क्या है, वाइस प्रेसिडेंट ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। मतलब वो पर्सन जो है, पर्सन एक ही है बट दो दो पोस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब वो राज्यसभा के हाउस में है, राज्यसभा के प्रीमाइसेस में है, तब तक वो वाइस चेयरमैन है, सॉरी चेयरमैन है ऑफ द राज्यसभा। बट इन नॉर्मल, इन जनरल टर्म्स ही इज द वाइस प्रेसिडेंट। सो सेम हियर, सेम कंसेप्ट अप्लाइज टू हियर आल्सो, कि जो पर्सन था, सपोज ये लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग, ये पर्सन जो है लॉर्ड कैनिंग है, जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मैटर्स को कहीं रिप्रेजेंट करते थे तो इनको बोला जाता था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इनको क्या बोला जाता था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और जब यही पर्सन, सेम पर्सन जब ब्रिटिश क्राउन को, इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे, देन उनको क्या बोला जाता था, वॉइस रॉय। ठीक है, he was called as viceroy. So this is the difference between the governor general of India and the post of viceroy. Then third point is कि it created a new office called secretary of state for India, कि जो इंडिया को रिप्रेजेंट किसमें, ब्रिटिश पार्लियामेंट में कौन करता था, वो पर्सन का नाम क्या था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो इंडिया के मैटर्स में को रखता था, कहां पे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ठीक है, और उसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की बॉडी बनाई गई थी। ओके, सो एंड नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्ट, जिसका नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब देखिए, 4-5 पिछले वाली स्लाइड्स में हम लोग जो डिस्कस किए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें कई सारे क्वेश्चंस ओरिजिन हो सकते हैं। ये पूछ सकता है कि वाइसरॉय, पहले वाइसरॉय कौन थे, तो आंसर विल बी द लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, वाइसरॉय किस एक्ट से बनाया गया, तो आंसर विल बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। सो दीज आर द मल्टीपल क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड। सो नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्ट which is called as Indian Council Act 1861। अब इंडियन काउंसिल ऑफ 1861 में 4-5 इंपॉर्टेंट फीचर है। पहला फीचर है कि इसमें क्या हुआ, पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया। पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब ये होता है कि जैसे आज के डेट में क्या होता है, मंत्रालय हम लोग नाम सुनते हैं कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज, अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, अलग अलग मंत्रालय हैं जो पर्टिकुलर पर्सन या फिर पर्टिकुलर मिनिस्टर संभाले हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अमित शाह जी हैं, वो होम मिनिस्ट्री को संभाले हुए हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री को संभाले हुए हैं, निर्मला सीतारमन है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को संभाले हुए हैं। सो दीज मिनिस्टर्स आर होल्डिंग डिफरेंट पोर्टफोलियो। तो वो जो पोर्टफोलियो जो आज कंटिन्यू हो रहा है, वो किस एक्ट में ओरिजिन हुआ था, किस एक्ट में पहली बार आया था, इट वॉज द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। ठीक, अब इसमें दूसरा फीचर क्या था कि जो वाइस रॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसको और प्रमोट किया गया था, उसको इंक्रीज कर दिया गया था और इंडियंस को ऐड किया गया था। पार्टिसिपेशन इन द इंडियंस वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एज ए नॉन ऑफिशियल। ठीक है, याद रखना यहाँ पे नॉन ऑफिशियल था। नॉन ऑफिशियल का मतलब ये होता है कि जो इंडियंस जो वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पार्टिसिपेट करने के लिए जाते थे, वो क्या है, वोट किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे वोट नहीं कर सकते थे, उनके पास इतनी पावर नहीं थी टू वोट करने के लिए। ठीक है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ठीक है, केवल जाके प्रोसीडिंग में भाग ले सकते थे, बट दे वर नॉट गिवन द पावर टू वोट एनी पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, पोर्टफोलियो सिस्टम हो गया। देन थर्ड पॉइंट इज डिसेंट्रलाइजेशन बिगन। अब हम लोगों ने देखा है कि ये बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज थी, उनके लेजिस्लेटिव फंक्शंस को ले लिया गया था। किस एक्ट में ले लिया गया था, चार्टर इंडियन काउंसिल एक्ट 1833 में। ठीक, 1800 चार्टर एक्ट 1833 में जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस था किसके, बॉम्बे एंड मद्रास को, उसको डिप्राइव कर दिया गया था। बट इस सिस्टम में, इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में दोबारा उनको दे दिया गया। ठीक है, देयरफॉर डिसेंट्रलाइजेशन बिगेन एंड रिस्टोरेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर टू द मद्रास एंड द बॉम्बे। ठीक है, ये फीचर हम लोगों ने देखा।
देन फोर्थ फीचर इज इट एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस, आज भी ऑर्डिनेंस सिस्टम होता है। अब ऑर्डिनेंस सिस्टम क्या है कि कैसे है, जब हम लोग पार्लियामेंट का टॉपिक डिस्कस करेंगे तब उस समय वहां पे एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। बट अभी ब्रीफ में बता देता हूं कि जब लेजिस्लेचर अपने सदन में नहीं होता है, जब अपने फंक्शनिंग में नहीं होता है, तब क्या करता है वाइस रॉय या फिर गवर्नमेंट, आज की डेट में प्रेसिडेंट या फिर स्टेट में देखें तो गवर्नर क्या करते हैं, ऑर्डिनेंस इशू करते हैं। दे आर इशूड टू मेक लॉ ऑन द इमरजेंसी पर्पस फॉर द नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, तो इट एम्पावर द वाइस रॉय टू इशू द ऑर्डिनेंस। ठीक है, और उस ऑर्डिनेंस की लाइफ टाइम क्या था, लाइफ स्किल क्या था, द लाइफ ऑफ सच ऑर्डिनेंस वाज 6 मंथ। ठीक, ये 4-5 फीचर है जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के थे। देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। सी इस वाले जो स्लाइड है, ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है। इसमें 4-5 पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि 4 पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला कि पोर्टफोलियो सिस्टम किस एक्ट से इंट्रोड्यूस हुआ। देन डिसेंट्रलाइजेशन किस एक्ट में इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, देन ये वॉइस रॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो इंडियंस को रिप्रेजेंट करने के लिए मौका मिला एज अ नॉन ऑफिशियल्स। ठीक है, नॉन ऑफिशियल्स इंडियन काउंसिल जो इंडियन मेंबर थे उनको रिप्रेजेंटेशन हो गया। सो और ये चौथा है पॉइंट है, पावर टू इंट्रोड्यूस ऑर्डिनेंस। ठीक है, ये 4 पॉइंट इस एक्ट में याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। देन कम्स द नेक्स्ट एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। सी इंडियन काउंसिल ऑफ 1892 का जो एक्ट है वो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें पहली बार जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई थी। द फर्स्ट टाइम नॉमिनेशन, इसका मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन वाज इंप्लीमेंटेड। ठीक है, जो मेंबर्स थे वाइसरॉय के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वहां पे इंडियंस का इनडायरेक्ट इलेक्शन या फिर नॉमिनेशन पहली बार किस एक्ट में हुआ, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस एक्ट में इनडायरेक्ट इलेक्शन शुरू हुआ। सो द आंसर विल बी द इंडियन काउंसिल, और उसमें 4 मतलब डिफरेंट ऑप्शंस दे देंगे, तो आंसर हमारा हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ठीक, देन सेकंड पॉइंट इज नंबर ऑफ जो लेजिस्लेटिव जो मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, उनको इंक्रीज कर दिया गया। तो नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज बीन इंक्रीज्ड एंड द नॉन ऑफिशियल मेंबर वर अलाउड टू डिस्कस द बजट। अभी तक क्या था कि जो 1861 में था, यहाँ पे नॉन ऑफिशियल था, यहाँ पे क्या है, बजट को डिस्कस करने की परमिशन, पावर नहीं थी। जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थे उनको बजट को डिस्कस करने की पावर नहीं थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जो अलाउड टू डिस्कस द बजट को डिस्कस करने की पावर दे दिया गया। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट इसमें इस एक्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्ट जिसका नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको हम लोग एक फेमसली ये दूसरे नाम से भी बोला जाता है कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। अब कौन थे मॉर्ले और मिंटो कौन थे? सी मॉर्ले वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, ये मॉर्ले क्या थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। और मिंटो, जो लॉर्ड मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो वॉज द वॉइस रॉय। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ये कहां बैठते थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट में रहते थे। ठीक है, और जो मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो, वो वॉइसरॉय थे, इंडिया में रहते थे। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट 1909 को एक और नाम से जाना जाता है लॉर्ड मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक,
अब इसमें सबसे पहली बार ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें डायरेक्ट इलेक्शन फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन कब शुरू हुआ? द आंसर विल बी द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इनडायरेक्ट इलेक्शन किस एक्ट में इंट्रोड्यूस हुआ? इंडियन काउंसिल एक्ट 1891। और डायरेक्ट इलेक्शन यहां पे खेल है केवल इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का। तो 1891 में जो इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था उसका नाम था इनडायरेक्ट इलेक्शन। बट जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 थी उसमें डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था। और सबसे पहली बार इसी में कम्युनल अवार्ड्स ये मुस्लिम लीग थी उसको सेपरेट इलेक्टोरेट इसी एक्ट के थ्रू दिया गया था। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। देन द सेकंड पॉइंट इज द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टुक प्लेस एट द सेंट्रल लेवल। ठीक, द थर्ड पॉइंट इज द लेजिस्लेटिव काउंसिल नाउ हैज बीन टोटल। अब जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो वाइसरॉय की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब कि जो लॉ बनाने की काउंसिल थी, जो लॉ बनाने की जो प्रक्रिया थी उसके स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, इट हैज बीन इंक्रीज टू द 60 मेंबर्स, उसमें मेंबर्स को एड ऑन कर दिया गया है। देन फोर्थ इज इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडिया ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। अभी मैंने बताया कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब कि जो मुस्लिम लीग थी उसको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। ठीक है, फॉर द मुस्लिम लीग एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। ओके, ठीक, इसीलिए हम लोग कई जगह ये भी बोला जाता है कि इसीलिए बोला जाता है कि जो लॉर्ड मिंटो है ही इज नोन एज फादर ऑफ व्हाट कम्युनल अवार्ड। फादर ऑफ कम्युनल अवार्ड इंडिया में बोला जाता है। ठीक है, लॉर्ड मिंटो को। कहीं किसी एग्जाम्स में ये भी पूछा जा सकता है ट्रिकी क्वेश्चन बनाने के पर्सपेक्टिव में। ठीक, देन फिफ्थ पॉइंट इज इंडियन वर अपॉइंटेड टू द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, जो वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसमें इंडियंस को अपॉइंट किया गया था। एंड हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज द वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल में? हु वाज दैट पर्सन? द पर्सन नेम वाज एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो कि लॉ मेंबर बने थे किसके? वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेरियस एग्जाम में डिट्टो ऐसे ही यही हूबहू उठ के आ जाता है, ये क्वेश्चन उठ के आ जाता है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल में? सो द आंसर विल बी एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो कि अपॉइंटेड हुए थे 1909 में। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे एंड होता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। अब मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्ट जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको और दूसरे नाम से बोला जाता है मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अब इसमें भी यही बात आ जाती है कि हु वाज द मोंटेगो एंड द चेम्सफोर्ड। दिस वाज द टू डिफरेंट पर्सन। मोंटेगो वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो कि कहां रहते थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और चेम्सफोर्ड जो थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ही वाज द वाइसरॉय, ही वाज द वाइसरॉय। ओके, तो अब इस एक्ट के इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के। ठीक, दो सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, सेंट्रल एंड जो प्रोविंशियल। देखिए सब्जेक्ट्स का मतलब क्या, सब्जेक्ट मैटर क्या होता है कि वेरियस, जैसे आज के डेट में लॉ एंड ऑर्डर हो गया, पुलिसिंग सिस्टम हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, देन कम्युनिकेशन हो गया, डिफेंस हो गया, ये सारे क्या है, ये सभी के सभी अलग अलग सब्जेक्ट मैटर होते हैं जिनके ऊपर लेजिस्लेचर का पावर होता है कि लॉ बनाने का। ठीक है, तो इन सारे सब्जेक्ट को आज भी हम लोग देखते हैं ना कि 7th शेड्यूल में अलग अलग सब्जेक्ट्स जो हैं यूनियन लिस्ट, देन स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट में लिस्टेड हैं। सो वही सेम चीज कि पहले दो भाग में डिवाइड किया गया था, इस एक्ट के अंदर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, सेंट्रल लिस्ट एंड द प्रोविंशियल लिस्ट। अब इसको और आगे डिवाइड करके क्या किया गया था? इट वाज आल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। ठीक है, फर्दर देन इसके आगे क्या है, जो प्रोविंशियल लिस्ट थे उसको और कैटेगराइज कर दिया गया 2 भाग में, विच वाज कॉल्ड एज ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व लिस्ट। ठीक है, ट्रांसफर्ड एंड द रिजर्व लिस्ट। अब क्या था, सेंट्रल लेवल पे जो वॉइस रॉय थे,
ठीक है, उनके पास पूरी पावर थी कि जो जो सेंट्रल लिस्ट में सब्जेक्ट्स थे उनके ऊपर एक्ट लॉ बनाने का। बट जो प्रोविंशियल लिस्ट में थे, दो सब्जेक्ट्स विच वर केप्ट इन द प्रोविंशियल लिस्ट, दो सब्जेक्ट्स विच वर केप्ट इन द प्रोविंशियल लिस्ट, उनको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। वन इज ट्रांसफर्ड एंड वन इज रिजर्व। ट्रांसफर का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि गवर्नर के पास ट्रांसफर कर दिए गए थे। लाइक डिफेंस, किसी भी प्रोविंसेस था उसका डिफेंस, वहां पे डिफेंस से रिलेटेड एक्ट बनाना है, फाइनेंस से रिलेटेड एक्ट बनाना है। सो ऑल दिस थिंग्स वर ट्रांसफर टू द वाइस रॉय। और जो दूसरा एस्पेक्ट था रिजर्व लिस्ट का, तो वो जिस प्रोविंसेस में गवर्नर रहते थे उनके पास पावर दे दी गई थी कि आप इन मैटर्स पे लॉ बना सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि विच एक्ट कैटेगराइज द ट्रांसफर्ड एंड द रिजर्व लिस्ट। सो आंसर विल बी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को और दूसरे नाम से किस मतलब जाना जाता है, इट इज कॉल्ड एज मोंटेगो चेम्सफोर्ड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नाउ अब उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये अब इसी एक्ट में डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया था। अब डायरकी का मतलब क्या है? दिस एक्ट इंट्रोड्यूस द ड्यूअल स्कीम ऑफ द गवर्नेंस व्हिच इज नोन एज डायरकी। सी, डायरकी को अगर समझना है तो एक सीधा सिंपल आज के डेट में, प्रेजेंट डे की डेट में हम लोग दिल्ली को देख सकते हैं। दिल्ली को देख सकते हैं इन द सेंस कैसे कि दिल्ली में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट भी बनी हुई है। ठीक है, इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी है विच इज चूजन बाय द पीपल ऑफ द दिल्ली। ठीक है, बट उसके बाद भी few of the matters, few of the subjects has been reserved for the LG legislative लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास रिजर्व करके रखा गया है। which are the few matters, few subjects like law and order, पुलिस। सो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि LG के पास रिजर्व करके रखे गए हैं। सो सेम डायरकी का कॉन्सेप्ट जो आज के डेट में दिल्ली में है, वही सेम कॉन्सेप्ट है प्रोविंशियल में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। द ड्यूअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस वाज व्हिच इज नोन एज डायरकी, जिसका मतलब है डुअल रूल। डुअल रूल का मतलब किसी एक प्रोविंस में कि जो सेंटर के द्वारा अपॉइंट किया गया है गवर्नर, वो भी इसमें रूल बनाएगा कुछ कुछ मैटर में, और जो प्रोविंसेस यहाँ पे मतलब है कि स्टेट आज की डेट में। ठीक है, तो स्टेट या फिर प्रोविंसेस के भी जो गवर्नर है वो भी लॉ बनाएंगे। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज डायरकी। ठीक, सो एट द सेंटर फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये वाला पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि एट दिस फर्स्ट टाइम बाई कैमरल लेजिस्लेचर वाज इंट्रोड्यूस। अब बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब क्या है कि वन इज कॉल्ड एज लोकसभा, जो कि इसको और नाम से बोला जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल, then the second one is Lok Sabha and other is Rajya Sabha। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम बाई कैमरल लेजिस्लेचर कब इंट्रोड्यूस हुआ? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक, द अपर हाउस वाज नेम्ड एज काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, जिसमें कितने मेंबर थे? 60 मेंबर थे। ठीक है, ऑफ होम 34 वर इलेक्टेड। ठीक, 60 मेंबर थे किसमें? अपर हाउस में, और जिसमें से 34 मेंबर क्या थे? इलेक्टेड किए गए थे। और द लोअर हाउस में कितने मेंबर थे? 144 मेंबर्स, जिसमें से 104 वर इलेक्टेड। ठीक है, ये डाटा है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि वेरियस वनडे और इवन पीएससी भी, वेरियस स्टेट पीएससी, दे डायरेक्टली आस्क क्वेश्चंस कि कितने अपर हाउस में कितने मेंबर थे। ठीक है, उनका इलेक्शन कितने लोगों का हुआ था। सो अपर हाउस में टोटल मेंबर वाज 60 मेंबर वर देयर, एंड जिसमें से 34 का इलेक्शन हुआ था। और लोअर हाउस में टोटल कितने थे? 144, जिसमें से 104 का इलेक्शन हुआ था। सो दिस पॉइंट बिकम इंपॉर्टेंट। बाई कैमरल इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसी एक्ट में क्या किया था? बात की गई थी कि देयर विल बी एक कमीशन को स्टैब्लिश किया जाएगा टू ऑर्गेनाइज एंड टू टेक द पब्लिक सर्विस एग्जाम्स। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, हेंस ए सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज सेट अप इन 1926। इसी सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो आज के डेट में बोलते हैं ना कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, ठीक है, तो इसी एक्ट के थ्रू आए थे
कौन सा? सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि कब गठन किया गया था? 1962 में गठन किया गया था। और ये किस एक्ट के थ्रू आया? चार्टर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ओके, देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। अब इसमें कुछ और प्रोविजंस है कि 10% ऑफ द पीपल को जो राइट टू वोट है वो उसका अधिकार दे दिया गया था। अब 10% ऑफ द पीपल कौन थे? कि जो लर्नर, जो इंटेलिजेंसिया क्लास थी, ठीक है, जो हाई अपर क्लास थी, उन्हीं लोगों को राइट टू वोट का अधिकार दिया गया था। सब यूनिवर्सल राइट टू वोट एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था। ओनली 10% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दैट टाइम, इंडिया की जो 10% ऑफ पॉपुलेशन थी उसको राइट टू वोट का अधिकार दिया गया था। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। इट एक्सपांडेड द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। अब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले किस एक्ट में आया गया था? 1909 में। क्यों? क्योंकि उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट किसको दिया गया था? मुस्लिम लीग को दिया गया था। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आगे बढ़ाया गया। और किसको किसको दिया गया था? सिख्स को, और इंडियन जो ब्रिटिश थे, ठीक है, क्रिश्चियन, उनको दिया गया था, एंग्लो इंडियंस को दिया गया था, एंड यूरोपियंस को दिया गया था। तो जो कम्युनल अवार्ड्स था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, वो इस एक्ट में भी आगे बढ़ाया गया। ठीक है, और इसमें एक ये इंपॉर्टेंट है, इट क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस विच इज कॉल्ड एज हाई कमीशन फॉर द इंडिया इन द लंदन। लंदन में क्या है? एक नई पोस्ट बनाई गई, हाई कमीशन ऑफ फॉर द इंडिया। ठीक, फर्स्ट टाइम इट सेपरेटेड द प्रोविंशियल बजट एंड द सेंट्रल बजट। अभी तक क्या होता था कि जो प्रोविंस थे और जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, दोनों का बजट क्या है? एक साथ सिंक रहता था, एक ही बजट रहता था। ठीक है, बट इस एक्ट के बाद 1919, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, उस एक्ट के बाद इट सेपरेटेड द प्रोविंशियल बजट एज वेल एज द सेंट्रल बजट, कि जो सेंट्रल लेवल पे जो अथॉरिटी थी उसका जो बजट है वो अलग हो गया, और जो प्रोविंसेस थे उसका बजट जो है अलग हो गया। So these are the important features of the Government of India Act 1919। ठीक, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखने का है। कुछ जैसे कि डायरकी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किस एक्ट में की गई थी? तो इट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, बाई कैमरलिज्म किस एक्ट में आया? ठीक है, और जो कम्युनल अवार्ड था उसका एक्सटेंशन किस एक्ट में हुआ? ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व लिस्ट किस एक्ट में आया? सो दीज आर द डिफरेंट important points which we have to keep in mind, because these are asked in various exams। ठीक है, तो ये हो गया, यहां पे खत्म होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। देन नेक्स्ट इज साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन को क्या हुआ था? साइमन कमीशन को इसी एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में डिक्लेयर किया गया था कि हम 10 साल बाद एक कमीशन गठित करेंगे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो उसके फंक्शन को रिव्यू करेगा। टू रिव्यू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके लिए एक कमीशन का गठन किया गया था जिसका नाम था साइमन कमीशन। ठीक है, अब उसके मेंबर्स कौन कौन थे? सर जॉन साइमन थे, एक फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। ठीक, इसके हेड, इनकी अध्यक्षता में, इनके चेयरमैनशिप में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो गया कि सारे जो मेंबर्स थे, all the members of Simon Commission were ब्रिटिश से थे। ठीक है, ऑल द मेंबर्स वर फ्रॉम ब्रिटिश। सो इसीलिए इस साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। क्यों? क्योंकि ऑल द मेंबर्स इन द साइमन कमीशन वर इंग्लिश और ब्रिटेन के थे। ठीक है, इसीलिए इसको विरोध किया गया था। देन, और इसमें एज सच और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। Then here comes the Government of India Act 1935. See, this is the most important act. The previous one, Government of India Act 1919, and after that this act, the Government of India Act 1935. These both are very important act from our exam point of view. ठीक, तो इसमें क्या है? बात करता है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। दिस एक्ट टॉक्स अबाउट द फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। ठीक है, दिस, बट इसका क्या हुआ कि ये ऑल इंडिया फेडरेशन कभी आया नहीं। क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट से दे नेवर एक्सेप्टेड, उन्होंने डिनाई कर दिया ज्वाइन करने
ऑल इंडिया फेडरेशन को ज्वाइन करने से डिनाई कर दिया। किसने? प्रिंसली स्टेट ने। ठीक है, और इसमें क्या, द फेडरल लिस्ट वाज द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल लिस्ट वाज द प्रोविंसेस एंड द कंकरेंट लिस्ट वाज क्रिएटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आज की डेट में जो हम लोग 7th शेड्यूल पढ़ते हैं, 7th शेड्यूल, 7th SCHEDULE शेड्यूल, ठीक है, इसमें क्या है कि जो यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है एंड कंकरेंट लिस्ट है, वो आज के डेट में जो ये एग्जिस्ट कर रही है, इसका ओरिजिन कहाँ है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही है, क्योंकि इस एक्ट ने ही जो लिस्ट है, सब्जेक्ट मैटर है, जो कि हम लोग अभी बात कर रहे थे कि ट्रांसफर्ड और रिजर्व कर दिया गया था और सेंट्रल और प्रोविंसेस के लिए अलग अलग कर दिया गए थे, तो उन लिस्ट को अलग अलग भाग में डिवाइड कर दिया गया, प्रोविंसेस का अलग बना दिया गया, ठीक है, और लेजिस्लेचर का जो है, प्रोविंशियल का, सेंटर का अलग कर दिया गया था, और एक ऐसा भी लिस्ट तैयार किया गया था कि जहां पे सेंटर एज वेल एज प्रोविंसेस दोनों ही आपस में लॉ बना सके, ठीक है, जिसको बोला जाता है कंकरेंट लिस्ट। ठीक, तो ये तीनों लिस्ट का क्रिएशन हुआ। अब थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डायरकी वाज एबॉलिश्ड एट द प्रोविंसेस। ठीक है, जो डायरकी थी, जो डायरकी सिस्टम था, डुअल गवर्नेंस सिस्टम था, वो प्रोविंसेस में एबॉलिश करके क्या कहां लागू कर दिया गया? एट द सेंटर पे डायरकी जो है लागू कर दिया गया, एंड प्रोविंसेस को क्या कर दिया? ऑटोनॉमी। प्रोविंसेस वाज प्रोवाइडेड एज ऑटोनॉमी, ठीक, एंड अडॉप्टेड द डायरकी एट द सेंटर। ठीक, बाइकैमरल लेजिस्लेचर वाज द एग्जिस्ट ऑफ 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। ठीक है, जो प्रोविंसेस थी वहां पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। आज के डेट में कितने बाइकैमरल लेजिस्लेचर है? कितने स्टेट में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है? 6 स्टेट में। ठीक है, 6 वो राज्य हैं, जो बाकी हम लोग बाकी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट उस 11 प्रोविंसेस में से 6 प्रोविंसेस में बाइकैमरल लेजिस्लेचर एग्जिस्ट करता था। ठीक है, इसी एक्ट के थ्रू बर्मा को सेपरेट कर दिया गया था फ्रॉम द रेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। बर्मा मींस जो आज के डेट में जो म्यांमार है, म्यांमार वो पहले इंटीग्रल पार्ट हुआ करता था इंडिया का, तो इस एक्ट के थ्रू बर्मा को सेपरेट कर दिया गया। किस एक्ट के थ्रू? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद के। और नेक्स्ट पॉइंट इज रिजर्वेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, वॉज स्टैब्लिश्ड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है कि रिजर्वेशन पूछ लेता है कि रिजर्वेशन ऑफ इंडिया जो आरबीआई है वो किस एक्ट के माध्यम से एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो इट विल बी कॉल्ड एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हमने अभी पीछे बात किया था कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको क्रिएशन किया गया था, उसका क्रिएट किया गया था कब? 1926। तो उसको आगे कंटिन्यू किया गया था कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को अपॉइंट किया गया था। ठीक, then here comes the India Independent Act 1947. So what is the important feature in the India Independent Act 1947? It declared India as an independent and sovereign country. ठीक, ये क्या किया कि इसने क्या, इस एक्ट के माध्यम से इंडिया को एक इंडिपेंडेंट और सोवरेन कंट्री बना दिया गया। ठीक है, इट प्रोवाइडेड पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ 2 डोमिनियन स्टेट्स, कि जो कौन कौन से 2 डोमिनियन स्टेट्स थे? इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। ठीक, इट एबॉलिश द ऑफिस ऑफ वाइसरॉय एंड प्रोवाइडेड ए गवर्नर जनरल फॉर ईच डोमिनियन स्टेटस। जो वाइसरॉय की पोस्ट थी, ठीक है, उसको एबॉलिश कर दिया गया, और जो दो नए डोमिनियन स्टेट्स थे, दैट इज इंडिया एंड द पाकिस्तान, उनको जो गवर्नर जनरल है वो बना दिया गया था। एंड हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? वाज द पर्सन वाज माउंटबेटन। माउंटबेटन वाज द फर्स्ट पर्सन टू बिकम ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। फिर उसके बाद कौन बने थे? ये सी राजागोपालाचारी। Then fourth point is abolition of the position of the Secretary of State. ठीक है, Secretary of the State for India, ये किस एक्ट के थ्रू बनाए गए थे? अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया कि Secretary of State for the India was created in the Government of India Act 1858. तो उसमें इस एक्ट के थ्रू एबॉलिश कर दिया गया Secretary of State for India. Then the next point is it empowered the Constituent Assembly for the 2 dominions to frame and adopt the constitution. इसका मतलब क्या है कि इस एक्ट ने दोनों डोमिनियन स्टेट्स को, इंडिया को और पाकिस्तान को, पावर दे दिया गया कि टू फ्रेम ए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ठीक, और
इसके बाद ये भी डिसीजन लिया गया था कि ये भी डिसाइड, प्रिंसली स्टेट जो थे, हर इंडिया में मोर देन 560 प्रिंसली स्टेट थे, उनको ऑटोनॉमी दे दिया गया था कि वेदर दे वांट टू रिमेन इन इंडिया और दे वांट टू गेट फ्री फ्रॉम इंडिया, या फिर पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। इसलिए ये तीनों चॉइस उनके पास रखी गई थी कि या तो वो इंडिया के साथ रह सकते थे, या फिर पाकिस्तान के साथ जा सकते थे, या फिर दे कैन रिमेन फ्री एंड इंडिपेंडेंट। ये तीन चॉइस प्रिंसली स्टेट्स को दी गई थी इस एक्ट के अंदर, ठीक है। और जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, गवर्नर जनरल ऑफ द डोमिनियन स्टेट्स वर टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काउंसिल, ठीक है। जो गवर्नर जनरल थे वो किसकी सहमति से कार्य करते, वो काउंसिल जो एस्टेब्लिश होती थी उसकी सहमति से कार्य करते थे, ओके। देन द लॉ, फिर इसका एक और फीचर्स है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द प्रोविंशियल गवर्नर एज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नॉमिनल एंड हेड। इसका मतलब क्या है, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उसको नॉमिनल हेड, ही वाज मेड एज द नॉमिनल हेड, उसको बनाया गया था, ठीक है। अब इसके बाद एट द फाइनल स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, जो 14 अगस्त और 15 अगस्त की जो मिडनाइट थी 1947, उस दिन क्या हुआ, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के तहत इंडिया वाज मेड एज ए इंडिपेंडेंट एंड न्यू डोमिनियन स्टेट, और माउंटबेटन जो थे, लॉर्ड माउंटबेटन बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन स्टेट, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जो कि फॉर्म की गई थी किसके बेसिस पे, इन द 1946, उसको पार्लियामेंट घोषित कर दिया गया था। सो इन ब्रीफ दिस वाज द major and important features of the India Independent Act 1947. So that's all for today, and the rest of the topic we will discuss tomorrow. आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस किया फ्रॉम 1773 टू द इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, यहाँ तक हम लोगों ने पूरा डिटेल में डिस्कस किया। अब कल हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके बारे में, देन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रीएम्बल, उसके कीवर्ड्स क्या हैं, ये सब चीज हम लोग कल डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।